नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में होने वाली एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे पिछले सालों के प्रश्न पत्र, जो कि हमने शुरुआत की थी 2004 से 2015 तक हम कर चुके हैं। आज की क्लास में करेंगे 2016 का प्रश्न पत्र, क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को कर लेना अति आवश्यक होता है। अधिक से अधिक प्रश्नों को अब परीक्षा तक हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या बताया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। जो चौपाई है वो चौपाई छंद का पूर्व रूप होता है। और चौपाई छंद में कितने चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। कई बार ये मात्राएं भी पूछ ले जाती है। 16-16 मात्राओं का होता है चौपाई छंद। और मात्रिक सम छंद होता है ये चौपाई छंद। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निगुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, और राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग की उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 उदाहराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो यह कथन किसका है? तो आप ये 6 की 6 धाराओं को एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट कथन है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह पूरा का पूरा कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे। कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंडलिनी के उद्भव होने पर जो स्फुट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाद कहते हैं। नाद के नाम से जानते हैं। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से माना जाता है? तो आप लोगों को पता ही है, स्वामी जो अगरदास है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। जयसी ने अपनी किस काव्य कीर्ति में कयामत का वर्णन किया है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। जयसी की रचनाओं में जो आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम में जयसी ने कयामत का वर्णन किया है और अखरावट में अक्षरों को बताया है, वर्णानुक्रम अक्षरों का दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन रहे हैं? यानी विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता यानी प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं? तो किसे मानते हैं? रामानुजाचार्य जी को। बढ़ते हैं आगे। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक, इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण के भक्त रहे हैं। और कई बार ये भी इनके बारे में ये कहा जाता है, कृष्ण की भक्ति करते करते वे इतने लीन हो जाते थे, गाते गाते मूर्छित भी हो जाते थे। और बढ़ते हैं आगे। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के जो रचयिता है हरिवंश राय जी हैं। हरिवंश राय जी माने जाते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बार बार इधर उधर करने में परेशानी हो रही है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रजभाषा पर। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो सूर और जयसी के बारे में यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गिरा अर्थ जल बिची सम कहित यत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो जो ये पंक्तियाँ है ये किस कवि की है ये पूछा गया है। तो इसमें ये पंक्तियाँ जो है तुलसी राम जी की है, तुलसीदास जी की है। भाई तुलसी राम भी एक लेखक हुए हैं, जो कि आगे चल के हमने उसमें पढ़ा था दलित लेखकों में जो
संस्मरण वगैरह लिखे गए थे, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, निबंध। इनमें एक लेखक हुए हैं तुलसीराम। आप कई बार उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने में तुलसीराम मुँह से निकल गया था। तो तुलसीराम भी एक लेखक का नाम है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन्होंने लिखा था मुर्दैया रचना की थी। बढ़ते हैं आगे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह जो कथन है किस आलोचक का है? धर्म के बारे में यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक के काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? तो नखशिख शीर्षक के काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की, ये पूछा हुआ है, किस कवि ने नहीं की? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें पजनेस ने। तो पजनेस ने केवल नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। कुलपति मिश्र, नृप शंभु और सूरती मिश्र, इन तीनों कवियों ने नखशिख शीर्षक पर ग्रंथ की रचना की हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। अंग दर्पण के किस कवि की रचना है? तो आप लोगों को पता ही है, अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना रही है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेही गंभीर, को घटी के वृक्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। जो ये वृक्ष भानुजा है और हलदर है, इनमें कौन सा अलंकार बताया गया है? तो कई बार ये पंक्ति पूछी गई है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछ सकते हैं, तो आप देख सकते हो। तो इनमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किस प्रकार से बताया गया है कि इस दोहे में वृक्ष भानुजा और हलदर में श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि वृक्ष भानुजा जो है वृक्ष भानु की पुत्री, वर्ष की अनुजा यानी गाय। वृक्ष की अनुजा किसे बोलते हैं हम? गाय। और वर्ष भानुजा की पुत्री को हम वर्ष भानुजा कहते हैं। 2 अर्थ इसमें चिपके हुए हैं। एक तो हो जाएगा वर्ष भानुजा की पुत्री और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका वृष भानु, मतलब उसका मतलब हो जाएगा गाय। गाय को भी हम कहते हैं वृष भानुजा। तो इसके एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है। और इसी प्रकार हलदर का मतलब होता है बलराम। बलराम जो है उसको हम हलदर कहते हैं। उसके बाद बैल को भी हम हलदर कहते हैं। बलराम हुए हैं जो और बैल हुए हैं, इन दोनों को हम हलदर कहते हैं। इसी प्रकार दोनों जो शब्दों के 2 अर्थ देखने को हमें मिलते हैं। एक के साथ जब अगर दूसरा शब्द चिपका हुआ होता है तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15। पानी अपार घन आनंद उकती ओछी, जतन जुगती जोन कौन पे नरपति है। जो काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि जो ये पंक्तियाँ हैं ये किस कवि द्वारा रचित है, ये देख लेते हैं हम। पहले ये जान लेते हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं ये घनानंद कवि द्वारा रचित हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो इन पंक्तियों की रचना किस कवि ने की, तो ये पंक्तियाँ जो है घनानंद द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। और इसका जो अर्थ पूछा हुआ है इन पंक्तियों का, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा हमारा, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। इसका इसमें सही अर्थ हो जाएगा कि नायिका का जो सौंदर्य है अधिक है और उसकी तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट का मतलब होता है बिल्कुल तुच्छ। तुच्छ मतलब होता है छोटी, यानी ओछी है। बढ़ते हैं आगे। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना में बड़ी सरस और मधुर
इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत किस प्रसिद्ध कवि की है कि और कवि गढ़िया तो नंददास जड़िया। जो ये कहावत है ये किस कवि ने कहा है? जो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की नायिका प्रधान रचना नहीं है ये पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है पंचवटी जो है वो नायिका प्रधान रचना नहीं है। इसमें यशोधरा यानी यशोधरा साकेत, यशोधरा में तो नायिका यशोधरा ही हो जाएगी, और साकेत में नायिका उर्मिला हो जाएगी, और विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया ही हो जाएगी। साकेत की नायिका उर्मिला हो जाएगी। इस प्रकार से पंचवटी में जो है वो नायिका प्रधान रचना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। इस एग्जाम में पंक्तियाँ कुछ ज़्यादा पूछी गई है। आजकल पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब ये जो हाल ही में परीक्षा होने वाली है, इस जो ये आज का हम पेपर कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। छोड़ दुर्मों की द्रुम मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया। बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये इन पंक्तियों के जो रचयिता रहे हैं वो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की। दिनकर की किस कीर्ति का कथानायक करण है? तो दिनकर की किस जो कीर्ति रही है, कौन सी रचना रही है जिसका कथानायक करण जी रहे हैं, करण रहे हैं? तो रश्मिरथी का जो नायक है वो करण है। पढ़ते हैं आगे। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें रघुवीर साय जी, रघुवीर साय की जो ये पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। और कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिनकर की जो ये रश्मिरथी जो रचना है वो किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन में के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कीर्ति में की है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। बढ़ते हैं आगे। विद्रोहिणी अम्मा नाटक के रचयिता कौन है? तो इनमें से विद्रोहिणी अम्मा के नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट जी रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो इसमें गौतम बुद्ध जो नायक है वो लहरों के राजहंस जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित नाटककार सर्वाधिक नाटकों के रचयिता, मतलब कौन सा ऐसा नाटककार है जिसने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है? वो है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जो है उन्होंने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है। अगर लक्ष्मी नारायण मिश्र ऑप्शन में हो तो आप लोग को ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण लाल ही इसका आंसर होगा। पूस की रात जो कहानी के पात्र का प्रमुख पात्र कौन रहा है? पूस की रात जो कहानी है उसका जो प्रमुख पात्र रहा है वो है हल्कू, जो कि प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात। बढ़ते हैं आगे। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो आप लोगों को पता है, कई बार हम कर चुके हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बांग्ला साहित्यकार रहे हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी जी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से जो भीष्म साहनी जी का उपन्यास नहीं है वो देख लेते हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, नहीं को आपको देखते हुए चलना है।
प्रश्न संख्या 28, जो झरोखे, कड़िया, बसंती और पीढ़ियाँ जो पीढ़ियाँ उपन्यास है वो विषम साहनी जी का नहीं है और तीनों के तीनों उपन्यास विषम साहनी जी के हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वरुण के बेटे जो है, वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। माटी की मूर्ति के लेखक कौन रहे हैं? माटी की मूर्ति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। कर्मवीर पत्रिका का संपादक, जो कर्मवीर पत्रिका का संपादक किन्होंने किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी जो है अकाल पुरुष गांधी, उसके लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी के लेखक रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णाशोभती द्वारा रचित है? तो कृष्णाशोभती का इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो संस्मरणात्मक ग्रंथ है इनमें से कृष्णाशोभती जी का, तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर हम हशमत। हम हशमत कृष्णाशोभती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। जो ये कथन है ये किस पाश्चात्य विद्वान का रहा है? ये है रहा है लुकाच का। बढ़ते हैं आगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन रहे हैं? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कोलरिज रहे हैं। और पेरिसुस के आधार पर काव्य में उत्ताप तत्व की अवधारणा का परिवर्तन किसने किया? तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, लोजाइंस ने। श्रेष्ठ कविता प्रबल मानव वेगों का सहज उछलन है, किंतु उसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। जो ये कथन है ये किस विद्वान पाश्चात्य का रहा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। नए साहित्य नए प्रश्न के लेखक कौन रहे हैं? तो नए साहित्य नए प्रश्न के लेखक रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी जी। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध आप लोगों को पता है काव्य हेतु से है। काव्य हेतु से प्रतिभा, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा शब्द शक्तियों से संबंधित, लेकिन प्रतिभा की बात करें तो संबंध हो जाएगा हमारा काव्य हेतु से, क्योंकि काव्य हेतु तीन माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा और एक है हमारा अभ्यास और दूसरा हो जाएगा व्युत्पत्ति। अभ्यास व्युत्पत्ति, इस प्रकार से थोड़ा राइटिंग में इसमें सही तरह से नहीं लिखा जाता, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति जो तीन होते हैं वे काव्य हेतु होते हैं, और अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये हमारे शब्द शक्तियों में आ जाएंगे। तो इनका अगर संबंध पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। कवि वचन सुधा का संस्थापक कौन रहे हैं? तो कवि वचन सुधा पत्रिका निकली थी, तो उनके संस्थापक कौन रहे हैं? भारतेंदु जी। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं के सही अनुक्रम में इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। ज्ञानदीप जो है 1619 की, प्रेम रतन और हंस जवाहिर, इंद्रावती उसके बाद आ जाएगी, और उसकी शेख नवी की जो सबसे पहले रचना है ज्ञानदीप सबसे पहले हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद जी की रचना है 1379।
उसके बाद मृगावती जो है 1503, उसके बाद मधुमालती जो है 1545, चित्रावली का समय पूछ लिया जाए तो 1613। इस प्रकार से हमें क्रम वाइज देखने को मिलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जन्म के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है हमें। जन्म के आधार पर अगर हम बताएं तो सबसे पहले आएगा केशवदास। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। केशवदास का जो जन्म है वो 1560 माना जाता है। उसके बाद सेनापति का 16वीं शताब्दी में, फिर 1600 ईस्वी में माना जाता है चिंतामणि, फिर उसके बाद 1623 ईस्वी में माना जाएगा भूषण जी का। इसके सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते आगे। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। इनमें कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर उसके बाद जगमोहन। भारतेंदु का जो जन्म है आप लोगों को पता है 1850 ईस्वी है, और बद्रीनारायण चौधरी का 1855 है। फिर उसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र का जो है 56 है। उसके बाद जो है जगमोहन जी का 1857 है। एक एक साल का ये डिफरेंस को दे करके कवियों का जन्म क्रम पूछा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन कवियों, ये जो इम्पोर्टेंट कवि है, इनका जन्म डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जिसका श्योर होता है बिल्कुल के उस पर कोई विवाद नहीं होता, जन्म अगर पूछेंगे तो उन्हीं का पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो झरना, आंसू, लहर का मायने, इस प्रकार से हमने देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा कानन कुसुम। झरना से भी पहले एक रचना लिखी थी कानन कुसुम, फिर कानन कुसुम है, उसके बाद आएगी झरना। कानन कुसुम का जो सन है वो रहेगा 1913, फिर झरना का 1918, फिर आंसू का 1925, लहर का 1933। इस प्रकार से पहले भी हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें भी हमें जन्म काल के आधार पर कवियों का अनुक्रम बताना है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। सबसे पहले आएगा नागार्जुन जी 1911, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र 1914, उसके बाद जो हमारा आएगा त्रिलोचन जी। सही आंसर हो जाएगा भाई हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिलोचन पहले दिया हुआ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो त्रिलोचन का जो जन्म है वो है 1917, उसके बाद नरेश मेहता का 1922। इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाएगा अगर जन्म के अनुसार हम देखेंगे तो कवियों को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या देख लेते हैं कितनी है, कौन सी है, एक सेकंड भाई। प्रश्न संख्या 47 प्रकाशन वर्ष के अनुसार विषम साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो विषम साहनी के इन नाटकों में से सबसे पहले माधवी नाटक आ जाएगा इनका। तो माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर और हनुष। इस तरह विषम साहनी के नाटकों का क्रम हो जाएगा। उसके बाद कथा वस्तु के प्रधान फल की प्राप्ति की और अक्षर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। यह इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम बताइए। अर्थ प्रकृति का सही अनुक्रम पूछा हुआ है तो हमें बताना है। तो एक ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल देख लेते हैं। परीक्षा में भी जो नए क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा बीजक, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति, फिर कार्य। इस प्रकार से 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49 प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें हम देख लेते हैं मृदुला गर्ग के सही उपन्यासों का सही अनुक्रम में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले उसके हिस्से की धूप, जो उसके हिस्से की धूप है, मृदुला गर्ग ने 1875 ईस्वी में
ये रचना लिखी है। सॉरी भाई, 1875 नहीं, 1975 में, 1975 में उन्होंने लिखी है, 1975 में। उसके बाद चितकोबरा लिखी उन्होंने, जो कि 1989 में लिखी। उसके बाद जो है मैं जो रचना लिखी उन्होंने। फिर कठगुलाब जो है सबसे बाद में 1996 में इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह का अनुक्रम के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगी जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह जो है छाया कहानी संग्रह आएगी। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि, फिर आकाशद्वीप, फिर इंद्रजाल। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों के सही अनुक्रम में ये सभी के सभी उपन्यास श्री लाल शुक्ल जी के हैं। और लाल शुक्ल के उपन्यासों में सबसे पहले आएगा सोनी घाटी का सूरज, फिर आएगी सीमाएं टूटती है, फिर मकान, फिर विश्रामपुर का संत। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। इसमें आत्मकथाओं को हम देखें तो बच्चन जी की आत्मकथा को हम सबसे पहले इसमें रखेंगे। नहीं भाई, जो मैंने किया क्या, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है ये भाई, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शनों में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। तो वैसे हमारा आंसर डी सही होगा। इसमें आप लोग चेक कर सकते हो। बढ़ते आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें हमें निबंध संग्रह के अनुक्रम के आधार पर हमें देखना है। सबसे पहले आएगा अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और फिर कल्पलता, सभी के सभी ये निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही दिए गए हैं। अशोक के फूल, फिर कल्पलता, फिर कुटुज, फिर आलोक पर्व। इस प्रकार से इनके निबंध संग्रह हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचकों के ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेना है। सबसे पहले आएगा आधुनिक हिंदी साहित्य, फिर रस सिद्धांत जो कि डॉक्टर नरेंद्र का, फिर दक्षिणी हिंदी का साहित्य, फिर मार्क्सवादी चिंतन। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ए, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथ है उनका हमें सही अनुक्रम हम देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य के उत्ताद तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य जो है साहित्य का समाजशास्त्र। इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से बढ़ते आगे। रसो वेश्य, तो जो ये है, इसलिए रस को ब्रह्मा स्वाद सरोदर कहा जाता है। स्थापना और तर्क से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो दोनों के दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी भाई, दोनों कथन सही है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद जो है छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें भी दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। रहस्यवाद के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और द्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है, दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इस प्रकार जो ये कथन है ये भी दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। तर्क भी सही है और स्थापना भी सही है। बढ़ते हैं आगे। स्थापना है, प्रसाद के अनुसार काव्य मन की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कथन कहा गया है।
देख लेते हैं इसका तर्क। क्योंकि काव्य आत्मा की मन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारु तत्वों में साहस ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों के अंतर्हित वास्तव चेतना का काव्य सर्जन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे, स्थापना देखते हैं। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न शोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि का कोई भावना नहीं रहती। क्योंकि तर्क में क्या दिया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के किसी को घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके घनिष्ठता और प्रीति होती है तो उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। जो ये तर्क दिया गया है इसमें ये भी सही है और जो स्थापना दी गई है वे भी सही है। आप एक बार और इनको पढ़ के लाइनों को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं डिटेल से आपको एक एक लाइन को अभी नहीं समझा सकती, क्योंकि समय बहुत ही कम है और हमें कई प्रश्न पत्रों को अभी और बाकी करना है। प्रश्नों को बिल्कुल जो हमारी सीरीज चली हुई है बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों के, जिसमें हमने 225 प्रश्नों को लगभग कर लिया है, उसमें एक एक प्रश्नों के सभी तथ्य को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी पिछले सालों में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, चाहे DSSB के हो, NTA NET के हो, सभी प्रश्न पत्रों को हमने क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से बिल्कुल डिटेल वाइज प्रश्नों को लिया हुआ है। तो सभी एक एक तथ्य को करते हुए चल रही है। तो आप जिस भी बच्चे ने वो पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्थापना में देखते हैं। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। जो यह कथन कहा गया है, यह जो कथन है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और आर बिल्कुल दोनों गलत है रस के संबंध में। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत, तो सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे, साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल गलत कहा गया। अभिभाती यानी संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार का समन्वय की धरोहर नहीं होती, ये भी इन्होंने कथन नहीं होती है, ये भी गलत बोल दिया है। तो दोनों के दोनों ये गलत कही गई है, दोनों कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। बढ़ते हैं आगे, साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने का कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। तो इसमें जो दिया गया है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि दोनों के दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद कर लेते हैं थोड़े से हम मिलान के प्रश्न। मिलान के प्रश्नोत्तरों में हम देख लेते हैं जो रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार रहे हैं उनसे संबंधित मिलान करना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो रास पंचदाई जो रचना है वो है, एक मिनट भाई, रास पंचदाई जो रचना है वो है नंददास जी की, 3 में आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। रास पंचदाई नंददास जी की है। प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की है। कविता रत्नाकर जो है वो सेनापति की है। बरवे नाई का भेद आप लोगों को पता है, रहीम जी की रचना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उसके रचनाओं का सुमेलित करना है। काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं, तो देख लेते हैं किस पंक्ति की किस कवि द्वारा रचित है। तो इसका हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए।
कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी डरकावे। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है? ये प्रताप शाही की है, जो कि व्यंग्यात कौमुदी इनकी रचना से ली है। यह प्रेम को पंथ कराल जो है बोधा की। और जिनके चोजी मोजिन के महाराज, हम कविराज है पेच कर चतुर के। जो ये पंक्ति है ये ठाकुर जी की कम पंक्ति है। चांदनी के भारन दिखायत उन्हों शोचंद, गंध के ही के भारन बहत मंद मंद मौन। जो ये पंक्ति है ये द्विज देव जी की पंक्तियाँ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। रचनाओं को उनके रचनाकारों को साथ सम्मिलित करना है तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रबोध चिंतामणि का जो है वो है जैनाचार्य मेरुत्तुंग। रणमल छंद के लेखक रहे हैं श्रीधर। जयचंद प्रकाश के रहे हैं भट्ट केदार। उसके बाद जयमयंक चंद्रिका के रच रहे हैं मधुकर कवि। बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कविताओं का सम्मिलित करना है हमें। तो प्रेम माधुरी की जो रचना है वो 1875 ईस्वी में की गई, भारतेंदु जी की है। और देख लेते हैं ए का सी में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। तो प्रेम माधुरी जो है 1875 भारतेंदु जी की। उसके बाद एकांतवासी योगी जो है वो 1886, ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। और हिम तरंगिणी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, जो कि 1948 की है। और उसके बाद निहार का जो समय रहा है 1930, महादेवी वर्मा जी की रचना। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कविताओं को सम्मिलित करते हुए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कुकुरमुत्ता का जो समय रहा है वो 1937 रहा है। उसके बाद जो हुंकार का जो समय है 1936। उसके बाद भगनदूत का जो समय है 1939। और प्रेम संगीत का जो समय रहा है वो है 1933। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित पात्रों को उसके संबंधित रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। जो पात्र दिए गए हैं उसमें हम देख लेते हैं राधा का जो है, राधा जो पात्र है किस रचना से ली गई है तो ये देखना है हमें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इसमें, क्योंकि राधा जो है प्रिय प्रवास की है। और प्रिय प्रवास जो रचना है वो हरिओद जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और जामवन जो पात्र है वो किस का है? वो है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का पात्र रहा है जामवन, जो कि निराला जी की रचना है। युधिष्ठिर जो पात्र रहा है वो है महाप्रस्थान का। महाप्रस्थान जो रचना है वो नरेश मेहता जी की रचना है। केश कलम्बी जो है रचना आप लोगों को पता है ऐसा वीणा जो है अज्ञे जी की प्रमुख एक लंबी कविता है भाई। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित स्त्री चरित्रों के संबंधित नाटकों के साथ हमें सम्मिलित करना है। जो स्त्री पात्र रहे हैं वो किस नाटक से लिए गए हैं वे इस तरह हमें मिलान करना है। तो शीलवती जो पात्र है वो द्रौपदी नाटक से ली गई है। देख लेते हैं, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, शीलवती द्रौपदी। शमिष्ठा जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। फिर सुरेखा जो है देवयानी का कहना। उर्वी जो है उर्वी किस नाटक की पात्रा है? तो देहांतर की। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यास और उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें उपन्यास और उनके लेखक दिए गए हैं। प्रमुख उपन्यास है सभी। भाग्यवती जो है सरदाराम फुलेरी का उपन्यास है।
ए का हो जाएगा हमारा बी, तो ए का हो जाएगा हमारा 2, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। भाग्यवती सरदाराम फुलेरी का और नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट का। अयोध्या अधखिला फूल जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का। और आदर्श दंपत्ति जो है इसको ध्यान रखना है भाई लज्जाराम मेहता का, कई बार पूछा गया है। आदर्श हिंदू किसका है, आदर्श दंपत्ति किसका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें आत्मकथा दी गई है और उनके लेखक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। पानी बिच मीन पियासी, तो जो ये आत्मकथा है ये किस लेखक की है, तो मिथिलेश्वर जी की है ये। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ए का 3 हमारा 2 ऑप्शनों में है। तो आगे देख लेते हैं। आज के अतीत जो रचना है वो विषम साहनी जी की है। 2 का 4 हमारा इसमें है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। तो पिंजरे की मैना जो है चंद्र किरण सक्सेना की है। हादसे जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो जो ये भरत जो है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि पूरा नहीं दे रखा भाई, इसमें भरत थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो भरत मुनि आएगा। भरत मुनि, एक मिनट, भरत मुनि इनका पूरा नाम। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता है। फिर जो धनंजय जो है, धनंजय 10 रूपक के रचयिता है। फिर सागर नंदी जो है ये एक नया नाम हमें देखने को मिलता है। नाटक लक्ष्मण रतन कोश के रचयिता रहे हैं सागर नंदिनी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ रचनाएं नई जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती वे भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो रामचंद्र गुणचंद्र की जो रचना है नाट्य दर्पण, ये भी आप लोगों को ने कम ही देखी होगी। तो रामचंद्र गुणचंद्र जी की रचना है नाट्य दर्पण। तो इस प्रकार से हमने 2016 का प्रश्न पत्र के 75 प्रश्नों को बिल्कुल आराम से और सॉल्यूशन के साथ किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार हो तो। इसी तरह हर रोज़ हम हिंदी से की परीक्षाओं से संबंधित संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक क्लास हम करते हुए चल रहे हैं। और समझ बेस के साथ अपने जो 200 प्रश्नों की हमारी सीरीज चली हुई है उससे भी जुड़कर आप परीक्षा में आगे भविष्य में किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हिंदी हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, बिहार की परीक्षा हो या DEET+B की हो या EMRS की, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो जाएगी हमारी सीरीज़। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।